गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, जैसा कि आपको धान की नर्सरी के बारे में मैंने सारा विस्तृत जानकारियाँ मैं हर एक दिन देते जा रहा हूँ आपको, और वीडियो बाई वीडियो आपको मैं जानकारी देते जा रहा हूँ कि धान की नर्सरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग से लेकर के बीज उपचार से लेकर के और धान की नर्सरी के डालने से लेकर के और धान की नर्सरी तैयार करने तक मैं वीडियो बाय वीडियो आपको नॉलेज और जानकारी देते जा रहा हूं। और वही चीज़ मैं फॉलो स्वयं करता हूं, जो चीज़ आपको मैं बताता हूं और वही स्वयं फॉलो करता हूं किसान साथियों। अब देखिए, हम धान की नर्सरी के अपने खेत पे ही बैठ चुके हैं और बैठे हैं, और बैठने के बाद आज हमारे धान की नर्सरी का 15वां दिन हो रहा है। आज हमारा धान की नर्सरी पूरे 15 दिन का हो चुका है। आपको मैंने इसके पीछे वाली वीडियो में बताया था कि जब आपका धान का नर्सरी 10 दिन क्रॉस कर जाए, 11वें दिन में आ जाए, 12वें दिन में आ जाए, तो आपको क्या करना है, कौन सा खाद का उपयोग करना है, कौन सी फर्टिलाइजर देना है, नहीं देना है, क्या समस्याएं आती है, मैंने सारी जानकारियां आपको दी थी। आज भैया 15 दिन की नर्सरी होने के बाद अब हमारे धान की नर्सरी में क्या करना है। जब हमारी और आपकी धान की नर्सरी 15 दिन की हो जाए तो हमें क्या उपाय करना है और कैसे किन समस्याओं से जूझना पड़ जाता है इन धान की नर्सरी को, यह सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आज हमारे पहली बार आप आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो मैं वीडियो आपको बताता हूं भैया प्रैक्टिकली तौर पे स्वयं उसको मैं करता हूं और वही अनुभव आपसे मैं शेयर करता हूं। मैं हर वीडियो में यह आपसे बार बार मैं जानकारी देता हूँ कि भैया जो चीज़ मैं आपको जानकारी देता हूँ वीडियो के माध्यम से वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि हम किसान हैं। हम कोई थ्योरिकली जानकारी नहीं देते हैं, हम प्रैक्टिकली जानकारी देते हैं। जो हम अनुभव ग्रहण करते हैं वही अनुभव हम आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हम भैया किसान हैं, गरीब किसान हैं, और किसान होने के नाते मैं यही कोशिश करता हूं कि आप सभी तमाम किसान साथियों को किसी भी खेती में कोई भी समस्या जो हमारे साथ गुजरती है वह समस्या आपके साथ ना गुजरे और उससे आप जागरूक हो सके। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अब आपको मैं जानकारी दूंगा कि 15 दिन होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान ले कि भैया तपिश और गर्मी इतनी कड़क पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी हो रही है कि भैया धान की नर्सरी को जिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें बहुत सावधानी और बहुत इसमें केयर करना जरूरी है, रख रखाव करना जरूरी है, अन्यथा धान की नर्सरी आपकी चौपट हो सकती है, हमारी चौपट हो सकती है। तो भैया गर्मी से बचाते हुए धान की नर्सरी को तैयार करना है, क्योंकि मानसून अभी कोई उम्मीद नहीं है। 4 से 5 दिन या 8 दिन तक आने की कोई चांस और कोई उम्मीद नहीं है। मानसून हमारे बिहार में खासकर भैया 18-19 के आगे ही आने वाला है, यानी अभी भी आपको कम से कम 5-6 दिन तक धान की नर्सरी को गर्मी और तपिश से बचानी है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक जानकारियाँ देता हूँ कि धान की नर्सरी 15 दिन के होने के बाद आपको क्या इसमें रख रखाव करना है और किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किसान साथियों। अब देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हमारा यह जो धान की नर्सरी है वह 15 दिन की पूरी हो चुकी है। आज यह 15 दिन का हो चुका है। अब यह हमारा गंगा कावेरी का नर्सरी है, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। गंगा कावेरी का कृष्णा वैरायटी है जो धान। अब इस धान की हम साइज आपको पहले दिखा दें कि धान की साइज क्या हो रही है। तो किसान साथियों, आप धान की साइज देखेंगे तो करीब करीब भैया या आधे, हमारे देसी ठेठ भाषा में कहते हैं आधे बित्ता, यानी करीब करीब भैया यह 3 से 4 सेंटीमीटर कह लें या 5 सेंटीमीटर कह लें, इसके लगभग यह धान हो चुका है। लेकिन अब इसमें एक समस्या क्या है कि यह जो हमारा धान का साइज है यह पूरे के पूरे नर्सरी में और पूरे के पूरे क्यारी में एक साइज में नहीं है। पहली समस्या कि यह एक साइज में नहीं है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं 2 सेंटीमीटर, कहीं 1 सेंटीमीटर, कहीं 5 सेंटीमीटर, कहीं 6 सेंटीमीटर, इस हिसाब से इस धान की नर्सरी है। तो इसका मुख्य रीज़न क्या है, पहले यह जान ले। इसका मुख्य रीज़न यह है कि भैया जो धान की जर्मिनेशन है, इसका जमाव है ना, यह आगे पीछे हुआ है। यानी किसी धान का सीड्स का जर्मिनेशन जल्दी हो गया, किसी धान के सीड्स का जर्मिनेशन थोड़ा लेट हुआ। इसका मुख्य कारण आप किसानों की नहीं है, इसका कारण है भैया गर्मी की और तपिश की। गर्म
और तपिश के कारण धान की जो नर्सरी है वह आगे पीछे इसका जर्मिनेशन हुआ है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि धान की नर्सरी जब आपकी 10 से 12 दिन की हो जाए तो भैया आपको प्रति 10 केजी बीज के हिसाब से 2.5 केजी आपको डाई अमोनियम फास्फोरस आपको देना है, जैसा कि मैंने बताया था कि डीएपी आपको दे देना है। हाँ, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में आप ऐसी कोई फर्टिलाइज़र या खाद ना दें जो आपके नर्सरी को चौपट कर दे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान साथी होते हैं कि किसी दूसरे के बातों में आकर के इसमें भैया नाइट्रोजन सोचते हैं कि नाइट्रोजन दे देंगे तो धान का हमारा साइज भी तुरंत बढ़ जाएगा और हमारा धान की नर्सरी भी तुरंत तैयार हो जाएगा और बराबर इसका धान का जो साइज है वो बराबर हो जाए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि भैया इतनी गर्मी और तपी से अगर आप नाइट्रोजन दे देते हैं तो नाइट्रोजन में तो आपका हो सकता है कि आपके धान के सीड्स की साइज, नर्सरी की साइज बढ़ जाए, लेकिन वह धान की साइज भैया बढ़ तो जाएगी, लेकिन वह क्या करेगा, वह अपना विकास नहीं करेगा। यानी उसके तनों से, उसके टहनियों से कल्ले का फुटाव अधिक नहीं होगा, उसी एक ही सिंगल कल्ले में वह बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा नहीं होगा तो दूसरा नुकसान यह होगा भैया कि हो सकता है कि नाइट्रोजन देने से आपकी धान की नर्सरी चौपट हो जाए या जल जाए। तो आपको यह काम नहीं करना है। 15 दिन का होने के बाद आप नाइट्रोजन उस अवस्था में देंगे जब मौसम ठंड हो, हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, तब आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। अन्यथा आपको नाइट्रोजन, यूरिया अभी नहीं देना है। बारिश जैसे हो उसी टाइम आपको क्या करना है, नाइट्रोजन देना है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब भैया क्या करना है कि अब 15 दिन की नर्सरी जब हो जाए तो आपको सबसे पहले अब डीएपी का मात्रा कुछ बढ़ा देना है। 2.5 केजी के जगह आप 3 केजी कर लें, 3.5 केजी कर लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है प्रति 10 केजी बीज के हिसाब से। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि जब आप डीएपी का प्रयोग करें, भैया मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि पानी आपका धान की नर्सरी में, जो धान की नर्सरी है उसमें लबालब पानी आपको भर कर रखना है। जैसा कि देखिए मैंने भर कर रखा है। एक चीज़ को आपको ध्यान दे लेना है कि भैया धान की कोई भी नर्सरी पानी में डूबनी नहीं चाहिए, तभी आप डाई का डोज बढ़ाएं, अन्यथा आप अभी 2 दिन 3 दिन तक रुक जाएं। क्योंकि गर्मी, मैंने फिर बोला कि गर्मी भैया बहुत ज़्यादा है, तपिश बहुत ज़्यादा है। तो ये तो है गंगा कावेरी, जो मैंने आपको अभी बताया, गंगा कावेरी की नर्सरी है। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में देखने को मिलेगा भैया कि इसमें एक समस्या और एक समस्या क्या आ रही है किसान साथियों, कि इसमें कुछ जो है डीएपी, जो हमने 11वें दिन डीएपी का प्रयोग किया था, उसका एक साइड इफेक्ट यह देखने को मिल रहा है कि हल्की हल्की भैया कहीं कहीं धान की नर्सरी जो है ना वह लाल हो रही है। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, हल्की हल्की जो है ऊपर की पत्तियां इसकी रेड हो रही है। तो यह कोई कीट या फंगस का प्रकोप नहीं है, यह आपके डीएपी का ही असर है और दूसरे साथ साथ गर्मी का और तपिश का और धूप का असर है, जिसके वजह से जो डीएपी है वह अपना थोड़ा नेगेटिव असर दिखा रहा है। तो इससे बचने के लिए बस आपको पानी का पूर्ण भराव रखना है, पानी इसको कंटिन्यू रखना है, पानी कंटिन्यू देते रहना है, ताकि यह जो नेगेटिविटी आ रही है इसमें डीएपी की वह ना आए। अगर ऐसी समस्या आपके भी धान की नर्सरी में है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, बस आपको पानी पूर्ण रूप से भर करके रखना है। यह समस्या ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसमें कोई आपको और कोई भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का आपको प्रयोग नहीं करना है और ना ही किसी दवा का आपको स्प्रे करना है। इस चीज़ से बचना है आपको। यह तो गंगा वैरायटी में एक समस्या आ रही है कि इसमें डीएपी का कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना। यह ऑटोमेटिक अपना यह मेकअप कर लेगा और अपने आप यह क्या जो नर्सरी है वह सुधार कर लेगा। मौसम के हिसाब से यह अपने आप रिकवर कर लेगा। अब आ जाते हैं भैया, अब इसमें आ जाते हैं बंगाल टाइगर में, रेड मंसूरी जो है, अब इसमें आ जाते हैं। इसमें देखते हैं कि डीएपी जब हमने 11वें दिन दिया था तो इसका क्या कोई इसमें भी नेगेटिविटी साइड इफ़ेक्ट आ रही है। तो भैया इसमें
अगर हम केयर करें, ध्यान से देखें तो भैया इसमें हमारे डीएपी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया यह जो सीड्स है ना, यह जो बंगाल टाइगर का सीड्स है भैया, ये एक अजूबा सीड्स है। यह पहले तो रोग प्रतिरोधक होता है और उसके साथ साथ यह गर्म और तपिश से भी लड़ने में यह ऑटोमेटिक सक्षम होता है। अपनी ऊर्जा स्वयं यह बना लेता है और स्वयं ही यह खुद उससे लड़ने में सक्षम होता है। तो इसमें अगर किसी भी खाद का थोड़ा डोज ज़्यादा भी हो जाए ना, तो यह उससे लड़ लेता है, उससे सक्षम है लड़ने में। क्योंकि इसका जो वेराइटी है यह अजूबा वेराइटी है, यह एकदम अलग वेराइटी है। और दूसरी बात यह है कि भैया इसे बंगाल टाइगर का जो सीड्स है यह नर्सरी में ही नहीं, वरन यह धान जब इसकी धुपाई आप करते हैं और जब यह धान के जब इसमें कल्ले लेने शुरू करते हैं, बालियाँ लेनी शुरू करती हैं ना, तो बालियाँ भी इसकी एक अजूबा होती है। और देखने में जो भी देखता है वह भैया एक बार पूछ ही देता है कि यह कौन सा धान है, कौन सी वेराइटी है। अब अगर थोड़ा सा और आगे चल के हम इसको देखते हैं कि हो सकता है किसी क्यारी के अलग कोने में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाए, तो भैया पूरे क्यारी में आपको कहीं से भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट डीएपी का इस धान में देखने को नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल मैं पास कैमरा ले जा करके दिखा रहा हूँ, कोई भी आपको किसी भी धान की नर्सरी में, किसी भी प्लांट में, किसी भी पौधे में आपको यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए डीएपी का कितना इसमें असर हुआ है, यह आपको दिखा देता हूँ। तो भैया यह कम से कम हमारा यह बंगाल टाइगर का जो धान की नर्सरी है यह करीब करीब 4 सेंटीमीटर के लगभग हो चुकी है 15वें दिन। तो हम इसमें अभी आज 15वें दिन हम इसमें अभी डीएपी का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया अभी जो मौसम है वह मौसम अभी भी गर्म है, अभी भी मौसम में तपिश है। तो अभी हम 1-2 दिन तक होल्ड करेंगे, अभी हम डीएपी का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही आपको करने की सलाह देंगे। 1-2 दिन बाद यानी 17वें दिन या 18वें दिन पुनः हम क्या करेंगे, इसमें 3 केजी डीएपी का प्रयोग करेंगे। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। 17वें दिन 18वें दिन आपको डीएपी का प्रयोग 3 केजी के लगभग कर देना है प्रति 10 केजी बीज के हिसाब से। अब उसके साथ जब आपका धान का नर्सरी जब 21 दिन का हो जाए और 21 दिन के होने के बाद देख लें आप कि हमारा जो मौसम है कुछ ठंड है या बादल आ रहे हैं या हवा ठंड चल रही है, तो उस टाइम भैया हमको नाइट्रोजन लेना है यानी यूरिया लेना है कितना, प्रति 10 केजी बीज के हिसाब से भैया 2.5 केजी नाइट्रोजन लेना है। इससे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। और नाइट्रोजन का प्रयोग करने से पहले या डीएपी का प्रयोग करने से पहले वही फार्मूला अपनाना है जैसा कि मैंने अपनाया है। भैया पानी लबालब खेतों में भर के रखना है, नर्सरी में भर के रखना है। देखिए जैसा कि हम तो पानी कंटिन्यू चलाते हैं और यही चीज़ आपको हम सलाह देते हैं कि यही काम भी भैया आपको भी करना है किसान साथियों। जहाँ पे इस धान की क्यारी में जहाँ पे थोड़ी ऊंचाई वाली जगह है, कहीं कहीं पे थोड़ी जगह पे, वहाँ पे कुछ डीएपी का साइड इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू पानी जमा नहीं रह पाया और पानी नहीं रह पाने के कारण किसान साथियों थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जो कि मैं आपको चल करके दिखा भी देता हूँ। लेकिन बाकी धान की नर्सरी में, क्यारी में ऐसी समस्या बंगाल टाइगर में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन भैया गंगा कावेरी में डीएपी का साइड इफ़ेक्ट है, थोड़ा है। देखिए गंगा कावेरी है, इसमें कहीं कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट आ चुका है, लेकिन बंगाल टाइगर में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे जल जमाव नहीं है, जहाँ पे थोड़ा हाइट वाली ज़्यादा जगह है, वहाँ पे कुछ मात्र 2 या 3% इसका साइड इफ़ेक्ट है। वह तपिश के कारण है या ऑटोमेटिक रिकवर कर लेगा। बंगाल टाइगर को तो कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यह भैया अजूबा धान है। अजूबा धान क्या यह सीड्स है, वेराइटी है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसान साथियों। चैनल पे आप हमारे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।